मार कर चले गए। पता नहीं उस अंधे को कब तक मुझे ढूंढना पड़ेगा। खुद के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं, उस अंधे को कहाँ से खिलाऊं? गोपाल और भोला दो भाई थे। भोला गोपाल का बड़ा भाई है जो जन्म से ही अंधा है। गोपाल के पिता ने मरते वक्त गोपाल से वचन लिया था कि वह भोला की देखरेख की जिम्मेदारी ले। गोपाल रोज रोज इधर उधर भिक्षा मांगता और उसी से अपना तथा अपने भाई का गुजारा करता था। अरे माताजी, कुछ खाने को दे दीजिए, 3 दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा अच्छा रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला घर के अंदर जाती है और एक रोटी लेकर आती है। ये लो बेटा, मेरे पास एक ही रोटी बची है। कोई बात नहीं माताजी, ये एक रोटी ही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर गोपाल उस रोटी को ले लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। गोपाल चलते चलते एक नदी के पास से होकर गुजरता है। आज पूरा दिन भिक्षा मांगने के बाद सिर्फ एक रोटी ही मिली है। अब इसे मैं खुद खाऊं या फिर उस अंधे को खिलाऊं? बस अब बहुत हो गया, अब मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। ये रोटी मैं अकेले ही खाऊंगा। वैसे नदी तो पास में ही है, चलो यहीं पर रोटी खाकर पानी पी लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। इतना सोचकर गोपाल वहीं पर नदी के पास पड़े एक पत्थर पर बैठ जाता है और उस रोटी को खाता है। फिर उसी नदी में पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। अरे गोपाल, क्या आज फिर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? अरे भाई, कुछ मिला होता तो घर लेकर नहीं आता क्या? चलो अब चुपचाप सो जाओ, अब कल देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है गोपाल, तुम गुस्सा क्यों होते हो? मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगा। इतना बोलकर बेचारा भोला पानी पीकर ही लेट जाता है और कुछ देर में ही वह सो जाता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे रोज रोज छिप छिप कर खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस अंधे से छुटकारा पाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे भाई चलो, आज हम दोनों भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ गोपाल, ये ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। गोपाल अपने अंधे भाई भोला को लेकर निकल पड़ता है। वह दोनों चलते चलते जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। मैं इसे यही पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता हूँ। यहाँ से तो ये अंधा कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। एक ना एक दिन कोई जंगली जानवर इसको चट कर जाएगा। अरे क्या हुआ गोपाल, तुम रुक क्यों गए? अरे कुछ नहीं भाई, हम अब गांव के किनारे पर आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें यही पेड़ के नीचे बैठा देता हूँ और मैं भिक्षा मांग कर ले आता हूँ। लेकिन गोपाल, यदि मैं भी साथ चलता तो हो सकता था कि मुझे भी कुछ भिक्षा मिल जाती। नहीं भैया, आप दूसरों से भिक्षा मांगोगे क्या? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप यहीं पर रुको, मैं अभी भिक्षा मांग कर आ जाऊंगा। इतना बोलकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे आंखें नहीं दी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरी आंखें बनाकर आपने मेरे भाई को मेरे जीवन में भेजा है। बेचारा भोला तो अपने भाई के दुष्ट विचारों को समझ नहीं पाया था। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है। भोला को पेड़ के नीचे बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। शाम होने वाली थी। बेचारा भोला इस आस में बैठा था कि कब उसका भाई आकर उसे आवाज लगाए। मुझे यहाँ पर बैठे हुए तो काफी समय गुजर चुका है। मेरे ख्याल से तो अब रात भी होने वाली होगी, लेकिन गोपाल अभी तक नहीं आया। कहीं गोपाल मुझे जानबूझकर तो यहाँ नहीं छोड़ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये किसकी आवाज है? आवाज से तो लगता है कि कोई शेर मेरी ही ओर बढ़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, इसी पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ
इतना सोचकर भोला झट से उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ देर में ही उसी पेड़ के नीचे ढेर सारे जानवर इकट्ठे होते हैं। क्या सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं? हाँ हाँ महाराज, सभी लोग आ चुके हैं। तो फिर बताइए टाइगर भाई, आज की ताजा खबर क्या है? महाराज, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मैं यहीं इसी पेड़ से ही शुरुआत करता हूँ। तो फिर बताओ, तुम इस पेड़ के बारे में क्या बताना चाहते हो? महाराज, आज की रात का समय बड़ा ही शुभ है। यदि कोई नेत्रहीन जीव इस पेड़ की पत्तियां तोड़कर उन पत्तियों का रस अपनी आँखों में डाल ले तो उसकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। उन जानवरों की बात को भोला बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह तुरंत ही उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ता है और उन्हें मसल कर उनका रस अपनी आंखों में डालता है। आंखों में रस पड़ते ही मानो कोई जादू सा हो गया हो और भोला की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। वह सारे जानवर बारी बारी से शेर को खबरें सुनाते हैं। उन जानवरों की बात सुनकर भोला बहुत खुश हो गया था। जैसे ही सुबह होती है तो उस पेड़ के नीचे से सारे जानवर जंगल के अंदर को जाने लगते हैं। कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे से सारे जानवर चले जाते हैं। मुझे लगता है अब पेड़ के नीचे से सारे जानवर जा चुके हैं। चलो, अब मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ। इतना बोलकर भोला पेड़ से नीचे उतर कर आता है और वहाँ से चल पड़ता है। भोला चलते चलते एक नगर में पहुँचता है तो देखता है वहाँ के सभी लोगों के पीठ पर एक कुबड़ है। हे ऊपर वाले, ये कष्ट अब और नहीं सहा जाता। इससे अच्छा तो हमें मौत ही दे दो भगवान। उस व्यक्ति की यह हालत देखकर भोला बड़ा ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, जब छीनना ही था तो फिर क्यों दिया था? अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। ये आवाज सुनकर भोला पीछे मुड़कर देखता है तो एक महिला रो रही थी जिसका बच्चा 2 दिन पहले ही मर चुका था। अरे भाई, जरा मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, बोलिए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, मैं आपके गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर यहाँ पर सब लोगों की पीठ पर कुबड़ कैसे हो गया? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूर्णिमा की रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी अगली सुबह ही हमारे लिए काल लेकर आई। हम खुद ही नहीं जानते कि हमें ये कुबड़ क्यों निकल आया। अरे भाई, आप दुखी ना हो, मैं आपके सारे गांव को इस कुबड़ से मुक्त कर सकता हूँ। अरे युवक, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? हमें इस हालत से गुजरते हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हकीम या वैद्य हमें ठीक नहीं कर पाया, और तुम ठीक करने की बात कर रहे हो। अरे भाई, तुम मेरी बात का विश्वास करो। बस जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। देखो भाई, तुम मुझे एक कटोरा भरकर दूध ला कर दो और साथ में कुछ खाना भी लेकर आना। कल की सुबह आप सबके लिए सुखद होगी। तो फिर ठीक है युवक, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी दूध और खाना लेकर आता हूँ। वह युवक जल्दी से जाता है और दूध तथा खाना लेकर जल्दी ही आ जाता है। ये लो भाई, दूध और खाना। भोला दूध का कटोरा तथा वह खाने की पोटली ले लेता है। भाई, अब आप यहाँ से चले जाइए और जाकर आराम से सो जाइए। इतना सुनकर वह युवक वहाँ से चला जाता है। उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। भोला उस खाने की पोटली में से खाना निकाल कर खाने लगता है। आहा, आज इतने दिनों के बाद खाना खाकर तो कितना सुकून मिला है। वैसे मैंने खाना तो खा लिया है। चलो अब क्या